नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, यानी RQ. RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 produced by volume of oxygen consumed. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है? रेस्पिरेशन के रिएक्शन में कितने CO2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंज्यूम, यानी कितने रेस्पिरेशन में CO2 लिबरेट हुए और कितने ऑक्सीजन कंज्यूम हुए. जब इसका एक रेशियो निकाला जाता है, इस रेशियो को कहा जाता है RQ. ठीक है, एक सबसे सिंपल इक्वेशन अगर अपन ले, C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus एनर्जी. ये सबसे सिंपल इक्वेशन है रेस्पिरेशन का. यानी RQ की वैल्यू अगर इसके लिए निकाली जाए, कितने CO2 प्रोड्यूस हो रहे हैं? 6. सो 6 CO2, कितने ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन. वैल्यू क्या आई? 1. RQ की वैल्यू कितनी होगी? 1. समझ में आया? RQ की वैल्यू क्या है यहां पर? 1. यानी RQ की वैल्यू 1 कब निकलेगी? जब कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन में ब्रेक होते हैं. हाँ बोलो. यूनिट कुछ नहीं है इसकी, सिर्फ वैल्यू निकालते हैं अपन. वॉल्यूम्स है ना, मोल में निकलेगी, मोल बाय मोल, यूनिट कुछ नहीं होगी, दैट इज मोल. वैल्यू निकलेगी, सिर्फ एक नंबर आएगा. RQ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू 1 कब आती है? जब रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है. समझ में आया? ये लिख लिया. RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 produced by volume of oxygen consumed. पहला एग्जाम्पल, ये इक्वेशन लिखो. दिस इज फर्स्ट. अगर इक्वेशन ये है तो RQ की वैल्यू क्या आई? 1. राइट डाउन दिस. लिख लिया. अब RQ की वैल्यू 1 कब आएगी? जब रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा. तो इसके नीचे लिखो RQ is 1. RQ is 1 for carbohydrates. RQ is 1 for कार्बोहाइड्रेट्स. तो RQ की वैल्यू 1 किस केस में आती है? जब कार्बोहाइड्रेट्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज अप होते हैं. ओके, क्लियर? सेकेंड, RQ की वैल्यू वेरी करेगी. अगर कोई दूसरा इक्वेशन लिया जाए तो RQ की वैल्यू कैसे वेरी करती है? दूसरा इक्वेशन अगर ले, अगर ये इक्वेशन लिया गया, ये एक फैट का फॉर्मूला है, फैट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इस केस में RQ की वैल्यू कितनी आएगी? 57. हाँ, इट्स अ फैटी एसिड. ये एक फैटी एसिड का फॉर्मूला है. ठीक है, ये फैटी एसिड का फॉर्मूला है. RQ की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में?
एक से कम, एक या एक से ज्यादा? वैल्यू बताओ। एक से कम। कितनी? 0.71 इज द वैल्यू ऑफ RQ। यहाँ पर वैल्यू आई 0.71, यानी जब भी RQ की वैल्यू एक से कम होती है, अब इस केस में किसका प्रोपोर्शन कम है? ऑक्सीजन बहुत कम है। अगर इस फॉर्मूला में अपन देखें तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम है, यानी इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए, वाटर और CO2 में ऑक्सीडाइज करने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सो वैल्यू ऑफ फैट इज लेस देन 1.7। प्रोटीन्स के केस में भी RQ की वैल्यू कम आती है, क्योंकि प्रोटीन्स के केस में भी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है। देखो यहां पर अगर देखें इस इक्वेशन में, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के नंबर बराबर है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स के केस में देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के नंबर इस फॉर्मूला में बराबर है। इसका मतलब इन्हें इक्वल प्रोपोर्शन चाहिए कार्बन का और ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइज होने के लिए, इसलिए वैल्यू कितनी आती है? बराबर आती है, यानी कितना ऑक्सीजन दोनों को ऑक्सीडाइज करने के लिए? इक्वल, यानी वैल्यू ऑफ RQ बिकम्स यूनिटी। बट अगर फैट्स और प्रोटीन्स के केस में देखा जाए तो RQ की वैल्यू, फैट्स आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, फैट्स में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम है, यानी 57 कार्बन पर सिर्फ 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगा, इसलिए RQ की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। ये है एग्जांपल, दिस इज अ फैटी एसिड। सिमिलरली प्रोटीन्स के केस में NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, अमीनो ग्रुप होता है, ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए उनके ऑक्सीडेशन के लिए भी ज्यादा एनर्जी की, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। RQ की वैल्यू उसमें भी कम होती है। ये इक्वेशन लिख लिया, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। वैल्यू ऑफ RQ फॉर, वैल्यू ऑफ RQ फॉर फैट and protein, for fat and protein is less than 1, is less than 1, as both of them, as both of them consist of less oxygen, as both of them consist of less oxygen and more carbon, less oxygen and more carbon, hence प्रोटीन की RQ वैल्यू 0.6 के आसपास वेरी करते हैं प्रोटीन्स के टाइप के अकॉर्डिंग। लेस देन 1 याद रखना है दोनों के केस में, कौन सा प्रोटीन है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू विल बी नियर अबाउट 0.6 और 0.5, 0.67 इस तरह की वैल्यूज आती है। हमेशा एक से कम ही आएंगी फैट और प्रोटीन दोनों के लिए, ठीक है? ओके, सो वैल्यू ऑफ RQ फॉर प्रोटीन एंड फैट इज लेस देन 1 बिकॉज दे कंटेन less amount of oxygen, hence they require more oxygen for complete oxidation, hence they require more oxygen for complete oxidation। यानी RQ की वैल्यू अगर 1 दी हुई है क्वेश्चन में तो इससे तुम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा बताओगे? कार्बोहाइड्रेट। यानी RQ की वैल्यू अगर 1 है तो कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेक हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट। RQ की वैल्यू 0.6 दी हुई है तो कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। क्लियर? देन ऑर्गेनिक एसिड अगर देखा जाए, नेक्स्ट अगर इक्वेशन में लिखूं,
ये फॉर्मूला है ऑर्गेनिक एसिड का, यानी मेलिक एसिड। एक एग्जांपल लिया अपन ने, ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने ये मेलिक एसिड का है। इस केस में RQ की वैल्यू कितनी आएगी? 4CO2 by 3O2, यानी वैल्यू आई RQ की 1.33। ओके, तो जब भी ऑर्गेनिक एसिड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज होते हैं, RQ की वैल्यू कितनी आती है? ग्रेटर देन 1 आएगी। फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स वैल्यू ऑफ RQ विल बी ग्रेटर देन 1। थर्ड इक्वेशन लिखा, राइट डाउन। फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स value of RQ is greater than 1। यहां पे एक एग्जांपल लिया, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड्स के RQ की वैल्यूज याद रखेंगे। मेलिक एसिड इट इज 1.33, सिट्रिक एसिड इट इज ऑल्सो 1.3, सिट्रिक एसिड के लिए भी 1.3, मेलिक एसिड के लिए भी 1.3, ऑक्सैलिक एसिड इसकी वैल्यू होती है सबसे ज्यादा। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, RQ की वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए होगी? ऑक्सैलिक एसिड के लिए वैल्यू कितनी है? 4। टार्टरिक एसिड वैल्यू ऑफ RQ इज 1.6। हाँ, ये ऑर्गेनिक एसिड्स है। ऑर्गेनिक एसिड किन प्लांट्स में यूज अप होंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह? सक्लेंट ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स में, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स में और होते हैं, जैसे मेलिक एसिड होता है अनराइप एप्पल में। अनराइप एप्पल जो ग्रीन कलर का होता है, जब उसमें रेस्पिरेशन होगा तो उसमें मेलिक एसिड का कंटेंट ज्यादा होता है, तो उसके RQ की वैल्यू कितनी होगी? 1.3। सिट्रिक एसिड किसमें होगा? सारे सिट्रस फ्रूट्स में, उन सेल्स में सिट्रिक एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिस करके एक प्लांट है उसमें होता है। टार्टरिक एसिड, टामारिंड यानी इमली में टार्टरिक एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट टार्टरिक एसिड होगा। तो उस केस में RQ की वैल्यू कितनी होगी? 1.6 होगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वैल्यू कितनी? 1। फैट्स और प्रोटीन्स के लिए वैल्यू कितनी? लेस देन 1। ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए वैल्यू कितनी? ग्रेटर देन 1। ओके, देन इफ वी टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन यूज अप नहीं होता। अगर ऑक्सीजन यूज अप नहीं हो तो RQ को कैसे निकालेंगे? CO2 divided by 0। ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड अप इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? इंफिनिटी। फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन वैल्यू ऑफ RQ इज इंफिनिटी। एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए RQ की वैल्यू कितनी होगी? इंफिनिटी, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होता। ओके, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। एनारोबिक एक्सपिरेशन का इक्वेशन क्या होगा? C6H12O6 gives C2H5OH plus 6CO2। ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा, एंड प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए RQ की वैल्यू कितनी आई? इंफिनिटी आती है, ठीक है। एक और कंडीशन है, सक्लेंट ज़ेरोफाइट्स और CAM प्लांट्स। ये CAM प्लांट्स क्या होते हैं ये अपन फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। यहाँ पर याद रखो, ऐसे प्लांट्स होते हैं रेगिस्तान में या डेजर्टिक एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स में दिन के समय टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी, इसलिए दिन के समय उन प्लांट्स के स्टोमाटा नहीं खुलते, देयर स्टोमाटा रिमेन्स क्लोज्ड।
रेस्पिरेशन में जो भी CO2 निकलता है ये प्लांट से बाहर नहीं निकलता, उसका क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर लेगा। यानी रेस्पिरेटरी प्रोसेस में जो CO2 निकला दैट इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। RQ की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन। CO2 लिबरेट नहीं हो रहा, किसी भी 0 को किसी से डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 0। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड अप, hence value of RQ is infinity। बट सक्लेंट या डेजर्टिक प्लांट्स के अंदर, CAM प्लांट्स के अंदर CO2 लिबरेट होगा, वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाएगा। यानी प्लांट के लिए CO2 लिबरेशन नहीं हो रहा, इसलिए RQ की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है, राइट डाउन। इन सक्लेंट ज़ेरोफाइट्स, इन सक्लेंट ज़ेरोफाइट्स CO2 liberated is utilized in the process of CO2 liberated is utilized in the process of photosynthesis। CO2 liberated is utilized in the process of photosynthesis, hence RQ is equal to 0। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, CO2 निकल ही नहीं रहा। CO2 लिबरेट हुआ, ग्लूकोज ब्रेक हुआ, CO2 लिबरेट हुआ, बट वो CO2 कहां गया, फोटोसिंथेसिस में यूज हो गया, सेल से बाहर नहीं निकला। यानी नेट लिबरेशन क्या हुआ CO2 का, 0। ओके, यहां तक समझ में आया। अब देखो इससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, पहले आप, हाँ नहीं, नॉट दैट, CAM प्लांट्स इसलिए लिखा है। अगर ऑर्गेनिक एसिड ब्रेक डाउन हो रहा है तो वैल्यू विल बी 1, बट CAM प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस में अपन पढ़ेंगे कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टोमाटा केवल रात को खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं, और इनमें फोटोसिंथेसिस का एक मैकेनिज्म होता है जिसमें रेस्पिरेशन के CO2 को ये फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना, सक्लेंट CAM प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन में CO2 निकलता है वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए ओवरऑल लिबरेशन ऑफ CO2 इज 0। दिस यू हैव टू रिमेंबर, जब ये आगे पढ़ेंगे तब ये चीज और क्लियर होगी कि CAM प्लांट्स क्या है। समझ में आया। अब कितने तरह के RQ पढ़े, RQ की वैल्यू 1 है। अब ये क्वेश्चन आंसर करना, RQ की वैल्यू 1 है, इसका मतलब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, RQ की वैल्यू अगर 1 है तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। RQ की वैल्यू लेस देन 1, प्रोटीन्स एंड फैट्स। RQ की वैल्यू 1, RQ की वैल्यू 1 है तो कार्बोहाइड्रेट्स। ग्रेटर देन 1, इंफिनिटी, एंड 0 मीन्स CAM प्लांट्स और सक्लेंट प्लांट्स में RQ की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब इससे यानी RQ से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ RQ की वैल्यू दी हुई है तो एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज अप हो रहा है। वैल्यू RQ की वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है, RQ हेल्प्स अस इन नोइंग अबाउट द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड अप, कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेक हो रहा है। RQ की वैल्यू से ये डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर 1 है तो कार्बोहाइड्रेट, लेस देन 1 मींस फैट्स एंड प्रोटीन्स, ग्रेटर देन 1 ऑर्गेनिक एसिड, इंफिनिटी मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन, और 0 है तो फिर CAM प्लांट्स में रेस्पिरेशन हो रहा है। पहली चीज ये, सो हेडिंग लिखो, सिग्निफिकेंस ऑफ RQ, सिग्निफिकेंस ऑफ RQ। Number 1, 8 determines the kind of
respiratory substrate, it determines the kind of respiratory substrate utilized in the process. Kind of respiratory substrate utilized in the process. RQ की वैल्यू से ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा सबस्ट्रेट यूज्ड अप हो रहा है. ठीक है. सेकेंड, नंबर 2, knowing about the type of respiration, knowing about the type of respiration being performed, knowing about the type of respiration being performed. किस तरह का रेस्पिरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, एरोबिक है, एनएरोबिक है, या सीएम प्लांट्स में रेस्पिरेशन हो रहा है, इनके बारे में अपन कैसे पता कर सकते हैं? आरक्यू की वैल्यू से ये डिटरमाइन किया जा सकता है. यहां तक समझ में आया? अब एक और पैटर्न के जो क्वेश्चन आते हैं, आई विल बी आस्किंग द क्वेश्चन, यू हैव टू गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन. जर्मिनेटिंग पोटैटो ट्यूबर के लिए आरक्यू की वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन है, फॉर जर्मिनेटिंग पोटैटो ट्यूबर वैल्यू ऑफ आरक्यू विल बी why less than 1? पोटैटो ट्यूबर, आलू, स्टोर्ड फूड क्या है? स्टार्च. स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट. आरक्यू की वैल्यू कितनी आएगी? कार्बोहाइड्रेट के लिए आरक्यू की वैल्यू 1 होती है. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन, फॉर जर्मिनेटिंग ग्राउंडनट सीड, जर्मिनेटिंग ग्राउंडनट सीड के लिए आरक्यू की वैल्यू कितनी होगी? लेस देन 1, बिकॉज ग्राउंडनट में फैट्स होते हैं, ऑयल फैट्स है, फैट्स के ब्रेकडाउन के लिए आरक्यू की वैल्यू लेस देन 1. अनराइप एप्पल्स के लिए आरक्यू की वैल्यू कितनी होगी? एग्जैक्ट अमाउंट बताना, एग्जैक्ट फिगर. अनराइप एप्पल्स में रेस्पिरेशन के वक्त आरक्यू ग्रेटर देन 1 कितनी होती है? 1.33. क्यों? क्योंकि अनराइप एप्पल्स में मेलिक एसिड आकर करता है. ठीक है. अब आरक्यू की वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करते हैं? Ganon's respirometer is a device that is used to determine value of RQ. So write down next point. Ganon's respirometer Ganon's respirometer is used to determine value of RQ. एक डिवाइस जिससे आरक्यू की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? Ganon's respirometer. Ganon's is the name of scientist. Ganon's respirometer is used to determine value of RQ या रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिटरमाइन करता है. यहां तक समझ में आया? आगे नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. दो तरह की रेस्पिरेशन पढ़े, स्कूल में भी पढ़ा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो मेक 2 कॉलम्स. पहले कॉलम पे लिखो एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरे कॉलम पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन. दो कॉलम्स बनाओ, पहले कॉलम पर एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरे कॉलम पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन.
सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है एरोबिक और एनारोबिक के बीच में? एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। नहीं, फर्स्ट डिफरेंस, ऑक्सीजन इज यूज्ड अप। जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होगा उसे क्या कहा जाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक में ऑक्सीजन इज नॉट यूटिलाइज्ड। जब ऑक्सीजन यूज नहीं होगा तब उसे क्या कहा जाएगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाएगा। ठीक है, एरोबिक ऑक्सीजन यूज हो रहा है, एनएरोबिक ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा। अगर ओवरऑल इक्वेशन लिखा जाए एरोबिक का क्या होगा? C6H12O6 plus 6 oxygen forms 6 CO2 plus 6 H2O plus 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं। इसका इक्वेशन C6H12O6 gives C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस 2 ATP। 6 CO2 6 H2O 38 ATP। यहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, 6 नहीं, 4 CO2 आर लिबरेटेड, 2 ATP is produced। तो बाकी दो डिफरेंस इक्वेशन से नजर आ रहे हैं। पहला डिफरेंस क्या? कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में, कंप्लीट ब्रेकडाउन आकर, जबकि एनारोबिक में क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन आकर कर रहा है। इक्वेशन लिख लिए, थर्ड पॉइंट लिखो, कंप्लीट ब्रेकडाउन of respiratory substrate। एनारोबिक में क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ respiratory substrate। एरोबिक में कंप्लीटली ब्रेकडाउन, जबकि एनारोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अकर्स। अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो एंड प्रोडक्ट क्या है? फोर्थ पॉइंट, एंड प्रोडक्ट CO2 and H2O, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंप्लीटली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ब्रेक हो रहा है। जो एंड प्रोडक्ट लिबरेट हुए वो क्या है? CO2 और H2O है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, तो एंड प्रोडक्ट आर, एंड प्रोडक्ट C2H5OH that is ethyl alcohol plus CO2। इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। कंप्लीट ब्रेकडाउन से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन से क्या बना? इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी लिबरेटेड किस में ज्यादा है? एनर्जी लिबरेटेड, एनर्जी इज 38 ATP। एरोबिक में ज्यादा, कितने ATP? 38 ATP बन रहे हैं, जबकि एनारोबिक में 2 ATP। एनर्जी इज 2 ATP। तो ये बेसिक डिफरेंस एरोबिक और एनारोबिक के बीच में। एक पॉइंट और यहां पर ऐड करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। मैक्सिमम पार्ट कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मैक्सिमम या मेजर पोर्शन कहां आकर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये एक लंबा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है
जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म, occurs in cytoplasm. एनारोबिक रेस्पिरेशन मेनली कहां होता है? साइटोप्लाज्म में, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन मेनली कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. तो ये बेसिक डिफरेंस एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशंस के बीच में. ओके